आप सभी का मार्गदर्शन साइंस क्लासेस में स्वागत है। हम जा रहे हैं आज एक न्यू सेशन शुरू करने, जिसका थीम और समझीता जो विषय है वह है इतिहास। इतिहास समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला बात आता है कि इतिहास है क्या। न तो इतिहास को समझने से पहले हम उसकी चार मौलिक प्रश्न को समझेंगे कि चार जो मौलिक प्रश्न हैं क्या क्या उसकी मौलिक प्रश्न है। तो पहला प्रश्न कहता है कि इतिहास क्या है। फर्स्ट प्रश्न उठता है कि इतिहास क्या है। तो इतिहास को पढ़ने से पहले चार प्रश्न का उत्तर देना होगा, उसके बाद हम इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले थिंकिंग होता है कि इतिहास है क्या। उसके बाद दूसरा बात आता है कि इतिहास का लेखन किस प्रकार से हुआ है। तीसरा बात आता है कि इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से हुआ है, जो समय का पीरियड है उसका विभाजन किस प्रकार से हुआ है। चौथा बात आता है कि इतिहास के पक्ष और आयाम कितने हैं, पक्ष या आयाम कितने हैं। तो आइए एक एक करके सभी चीज को हम समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात आता है कि इतिहास है क्या। इतिहास देखिए, जितने भी मॉडर्न इतिहासकार थे, आधुनिक इतिहासकार थे, उन्होंने कहा था कि इतिहास जो है ना, अतीत के समक्ष पक्षों का अध्ययन। जैसे अतीत में जो राजनीतिक व्यवस्था थी उसका अध्ययन, सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन, आर्थिक व्यवस्था का अध्ययन और धार्मिक व्यवस्था का अध्ययन, उसी प्रकार सांस्कृतिक व्यवस्था का अध्ययन। इन सभी पक्षों का अगर हम अध्ययन विस्तृत से करते हैं तब हमारा इतिहास कहलाता है। ये नहीं है कि अतीत के बीते हुए समय को अतीत कहते हैं, अतीत के अध्ययन को हम इतिहास कहते हैं, इस प्रकार से नहीं। अतीत के समक्ष पक्षों का अध्ययन ही इतिहास कहलाता है। अतीत के समक्ष पक्ष कौन कौन से हैं? राजनीतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक और धार्मिक और सांस्कृतिक पक्ष। इतने पक्ष पर अगर हम विचार करते हैं तो इतिहास का एक ब्रॉड एस्पेक्ट हमको प्राप्त होता है। तो आइए हम समझते हैं आगे इतिहास का लेखन। देखिए, सबसे पहला बात आता है इतिहास का लेखन शुरू कब हुआ और किसने किया। तो ऑथेंटिक रूप से अगर बताया जाए तो इतिहास का जो लेखन किया था सबसे पहले सर्वप्रथम श्रेय जाता है हेरोडोटस को। हेरोडोटस ने लगभग 500 बीसी के करीब समथिंग 500 बीसी के करीब एक पुस्तक लिखी जिसका नाम रखा था हिस्टोरिका। किसका नाम? हिस्टोरिका एक नाम रखा था, अपने पुस्तक का नाम हिस्टोरिका नाम रखा था। हिस्टोरिका बेसिकली इतिहास की जानकारी देती है। तो इसमें ना एक हमारे मतलब भारत के बारे में भी इसकी जानकारी है। तो सबसे पहले बात आता है कि इस जो हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है इसमें एक बहुत बड़े साम्राज्य की जानकारी मिलती है जिसका नाम है हकमनी साम्राज्य। हकमनी साम्राज्य के एक राजा था, जी हाँ, हकमनी साम्राज्य के एक राजा था जिसका नाम था दारा प्रथम, जिसको हम डेरियस भी कहते हैं। दारा प्रथम के बारे में ऐसा कहा जाता है बहुत प्रतापी शासक था, बहुत शक्तिशाली शासक था। उसने हमारे भारत पर आक्रमण किया और भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीते। किसको जीता? उत्तर पश्चिम क्षेत्र को जीता। उत्तर पश्चिम क्षेत्र का अर्थ है कि जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया वाला जो भारत है उत्तर पश्चिम। जैसे कि नक्शा में अगर हम बात किया जाए, नक्शा में पूरब होता है, पश्चिम होता है, भाई उत्तर होता है, दक्षिण होता है। तो अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम का रहा है, तो उत्तर और पश्चिम। तो उत्तर और पश्चिम इस वाला जो क्षेत्र है, एरिया है, इस पर सबसे पहले आक्रमण किया था। इसराइल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान यही सब है। तो उस पर आक्रमण किया और उसको जीता। प्रॉपर जीतने के बाद अपना 20वां प्रांत घोषित किया था सबसे पहले डेरियस ने। तो इसके बारे में इतिहास के भारत के बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन अगर बात भारत के इतिहासकारों की बात की जाए तो जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है उनका कहना है कि भारतीयों को इतिहास लिखने की कला आती ही नहीं थी, बिल्कुल जीरो थे इतिहास लिखने में भारतीय। लेकिन वहीं पर एक जो है यूरोपीय लेखक जो थे डॉक्टर एडी कीट का कहना था भारतीयों को न केवल इतिहास लिखने का ज्ञान था परंतु सुव्यवस्थित इतिहास लिखने का ज्ञान था। क्या था? वही साम्राज्यवादी इतिहासकार कहते हैं कि भारतीयों को इतिहास लिखने का कला भी नहीं पता है, मतलब कि भारतीय इतिहास लिखने का कौ तक पता है ये नहीं है, इतिहास लिखने चलेंगे भारतीय। लेकिन डॉक्टर कीट का कहना है कि ना, भारतीयों की इतिहास लिखने की कला आती थी और इतिहास भारतीयों ने लिखा था प्रॉपर वे में। वो सिर्फ इतिहास लिखा नहीं था परंतु सुव्यवस्थित इतिहास लिखा था। इससे बहुत सारे भारत के जो इतिहासकार है वो सहमत है कीट के विचारों से। और इसका प्रमाण कब मिलता है? प्रमाण कब मिलेगा कि सही कीट जो कह रहा है बात सही है ये गलत?
तो सही होने के लिए प्रमाण होता है, सबसे पहला बात होता है हमारा वेद। वेद, वेद, उपवेद, उपनिषद, महाकाव्य, रामायण, रामायण, महाभारत और जो है पुराण, ये सब जो इसको देखा जाए तो ये प्रमाण देते हैं कि भारतीय इतिहास लेखन की कला आती थी। तो कहना था कि भारतीय इतिहास लेखन की कला आती थी, परंतु सुव्यवस्थित ढंग से भी आती थी। वहीं अगर बात उठता है कि बहुत सारे भारतीय इतिहासकार कहते हैं भारतीयों को लेखन कला तो आती थी, परंतु क्रमबद्ध तिथिवार लिखने नहीं आती थी, क्रम में डेट बाय डेट लिखने नहीं आता था। तो सबसे पहला जो बात आता है कि डेट बाय डेट कब से लिखा गया, तो कलहन की एक पुस्तक है राजतरंगिणी। कलहन की कौन सी पुस्तक है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी में कलहन ने जिक्र किया कश्मीर के इतिहास को, और वही सबसे पहले 12वीं सदी में जो है सबसे पहले तिथि क्रम में ऐसा जनगण में तो तिथि क्रम से लिखना शुरू किया गया था ना। इसको कलहन के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसमें जो है 12वीं सदी के लगभग लिखी गई राजतरंगी पुस्तक, और उसी पुस्तक में सबसे पहले जो है कश्मीर का इतिहास लिखा गया, और इसी में सबसे फर्स्ट में कहा गया कि भारतीयों को 12वीं सदी के बाद से ही तिथि क्रम से हमें इतिहास लिखना आता है। कि अगर मान के चलिए कि इतिहास का लेखन का साक्ष्य तो हमको साहित्यिक स्रोत के द्वारा मिला, जैसे कि वेद, उपवेद, ना पुराण, रामायण, महाभारत, इस सब के द्वारा हमको प्रमाण मिल जाता है कि भारतीय इतिहास लेखन आता। परंतु मान के चलते हैं कि सिर्फ साहित्यिक स्रोत से ही जानकारी मिलता है क्या? पुरातात्विक स्रोत से जानकारी नहीं मिलता है। हाँ, आर्कियोलॉजिकल सोर्स से भी हमको जानकारी प्राप्त होती है, जैसे कि अशोक के अभिलेख है, इससे भी हमको इतिहास लेखन की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा क्या होता है, समुद्रगुप्त का जो अभिलेख है उसके द्वारा भी हमको इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा बात है कि खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसके द्वारा भी भारतीयों की इतिहास लेखन कला आती है, इसका जानकारी प्राप्त होती है। और जो राजतरंगिणी की बात कर भी किए हैं। अब बात आती है कि इतिहास का जो अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, इतिहास का काल विभाजन। इतिहास का काल विभाजन किस प्रकार से किया गया है? तो सबसे फर्स्ट बात आती है कि इतिहास का काल विभाजन 2 भाग में किया गया है। सबसे पहला भाग देखिए, कहता है सबसे पहला 2 भाग में करेंगे, तो सबसे पहले विभाजन के दृष्टिकोण से 2 भाग में विभाजित करेंगे इतिहास को, बिफोर क्राइस्ट बीसी और एनो डोमिनी। बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी। एनो डोमिनी को हम कहते हैं ईयर्स ऑफ गॉड, मतलब कि भगवान का 1 वर्ष। देखिए इसको हम कॉमन सी भी कहते हैं, कॉमन एरा भी हम एने डोमिनी को ही कहते हैं, मतलब कि एडी को ही इस कहते हैं। बिफोर क्राइस्ट का अर्थ होता है कि ईसा पूर्व, कहने का अर्थ है ईसा का जन्म जो हुआ है उससे पहले की जो वर्ष है उसको हम गिनते हैं ईसा पूर्व में ना, जैसे कि 100 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व ना। अगर बढ़ते क्रम में अगर ईसा पूर्व गिनना है तो ना होगा ऐसे 200 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व, 200 ईसा पूर्व और 100 ईसा पूर्व, इस प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में हम गिनेंगे। अगर हम एनो डोमिनी की बात करें, एडी की बात करें, सन ईस्वी का अगर बात करें तो 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष, 2025 तक आएगा, 2026-25 तक आएगा एनो डोमिनी में। लेकिन 2500 साल पीछे चलना होगा, तो एनो डोमिनी से 2500 साल पीछे। अगर यहाँ से यहाँ तक जोड़ना पड़ेगा तो सबको जोड़ दीजिए तो निकल जाएगा अपना ना। इस प्रकार से जो है इतिहास का काल विभाजन किया गया है। अब इतिहास का जब काल विभाजन कर दिया गया, अब आता है इतिहास के आयाम और पक्षों की जानकारी। इतिहास के आयाम और पक्ष कितने हैं? तो इतिहास के 2 पक्ष होते हैं। कितने पक्ष होते हैं? 2। कौन कौन? सबसे पहला पक्ष होता है कि सकारात्मक पक्ष क्या है, सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष। तो आइए देखते हैं कि सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष इतिहास के पक्ष। देखिए इतिहास के पक्ष या आयाम। सबसे पहला आयाम सकारात्मक। सकारात्मक का अर्थ है, सकारात्मक पक्ष या आयाम कहने का अर्थ है कि भारतीय के इतिहास जो है उसके इसके अंतर्गत जितने भी सकारात्मक काम हुए, जिस पर हम भारतीयों का मतलब कि अतीत जो उज्जवल था, जिसका अतीत उज्जवल पक्ष जितना भी है उसका अध्ययन हम करते हैं सकारात्मक पक्ष के अंतर्गत। जैसे कि भारतीय संस्कृति का गौरवमय होना, इसी से बात होता है कि भारत का जो संस्कृति जो था वो किस प्रकार से गौरवमय था, उसकी संस्कृति जो भारत की संस्कृति था, इसका गौरवमय पक्ष को देखते हैं, इसमें सकारात्मक है। दूसरा बात कहता है कि भारत के योग के क्षेत्र में योगदान कितना था, योग के क्षेत्र में जो योगदान है ये भी हम देखते हैं कि भारत अच्छा काम हुआ था उस समय। उसके बाद दर्शन के क्षेत्र में, किस क्षेत्र में? दर्शन के क्षेत्र में भारतीय लोग कितना योगदान दिए, तो ये सब हमारा सकारात्मक पक्ष है कि हम इतिहास में ये आपको जानकारी और सकारात्मक पक्ष इसके बारे में हम देखेंगे तो जानकारी प्राप्त होगा। अगर विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय लोग बहुत सारा इन्वेंशन किए हैं, गणित के क्षेत्र में भी किए हैं,
गणित के क्षेत्र में। और गणित देखिए उसी प्रकार का सांस्कृतिक जो भारत का जो संस्कृति था, जो गौरवमय संस्कृति था वह, और भारत योग के क्षेत्र में जितना योगदान दिया वह, और दर्शन के क्षेत्र में जितना योगदान भारतीय इतिहास में दिया जाता है, और विज्ञान के क्षेत्र में जितना योगदान दिया गया है एंशिएंट काल में, तो और गणित के क्षेत्र में दिया गया, ये सब हमारे सकारात्मक और गौरवान्वित पक्ष है। अब वही बात है कि नकारात्मक पक्ष या अंधकारमय पक्ष। तो नकारात्मक पक्ष जो होता है ना, कहता है कि जितने भी बुरा, जितने भी नकारात्मक चीजें हुई थी ना, नंबर 2 में कहता है कि नकारात्मक पक्ष, नकारात्मक पक्ष या नकारात्मक पक्ष या अंधकारमय पक्ष, इसको अंधमय पक्ष या इसको क्या कहते हैं, अंधकारमय पक्ष, अंधकारमय पक्ष जो हमारा अंधकारमय पक्ष है, डार्क एस्पेक्ट्स क्या थे उसके बारे में देखेंगे। कहता है कि इसमें विकास अवरुद्ध था, जो भारत का विकास हो रहा था नकारात्मक पक्ष में, जिसके कारण केवल भारतीय सभ्यताओं का विकास ही अवरुद्ध नहीं था, परंतु जो है बल्कि भारतीय सभ्यता की भी निंदा इससे हो रही थी। जो इतना आपका जो है क्या था, जो एस्पेक्ट्स जो पक्ष थे, जो नकारात्मक पक्ष थी, नकारात्मक पक्ष में सबसे पहला बात आता है कि भारतीय में वर्ण व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, वर्ण में, नकारात्मक पक्ष में सबसे पहला बात आता है कि वर्ण व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था का किस रूप में होना, जन्म के आधार पर होना, किस रूप में, जन्म के आधार पर, यह हमारी एक बुराई है। क्यों? क्योंकि पहले जो था, जो हम देखेंगे कि सबसे पहले जो है वर्ण व्यवस्था हो रही है वो कर्म के आधार पर हो रही है। जो व्यक्ति जिस कर्म जो काम कर रहा है वह उसी उसी वर्ण का हो जा रहा है, वर्ण व्यवस्था में सम्मिलित हो जा रहा है। लेकिन मतलब कहने का तो पहले जो था एक फैमिली में अलग अलग वर्ण के लोग रहते थे, लेकिन आज के डेट में और जो है और उसके बाद वाले काल में यह हो गया कि जन्म कहते हैं, जैसे भूमिहार के जन्म में बेटा पैदा हुआ तो भूमिहार होगा, अगर चमार के जन्म में घर में जन्मा है तो चमार होगा, लोहार के घर में जन्मा है तो लोहार होगा। ऐसा फिक्स नहीं है कि अगर लोहार के घर में जन्म लिया है तो भूमिहार हो जाएगा, चाहे ब्राह्मण हो जाएगा, चाहे पंडित हो जाएगा, पढ़ लिख लेगा। ऐसा यह नकारात्मक पक्ष था ना, कि जन्म में वर्ण व्यवस्था का किस पर आधारित हो, जन्म पर आधारित हो जाना, यह हमारा नकारात्मक पक्ष। उस पर जाति प्रथा, जातीय व्यवस्था जो थी ये भी तो क्या थी, नकारात्मक के पक्ष में था कि जातीय व्यवस्था भारत में आ गई है धीरे धीरे ना। उस पर था बाल विवाह, तो बाल विवाह जो था ये सब क्या था, नकारात्मक पक्ष था। उस पर पर्दा प्रथा जो थी ये भी तो नकारात्मक था ना, कि औरतों को पर्दे में रहना, घूंघट तान के रहना, घूंघट उठा के नहीं रहना, कि तो घूमना नहीं है ना, तो घूंघट तान के रहती थी। और बात आता है पर्दा का विधवा विवाह, पुनर्विवाह, विधवा विवाह समझे। विधवा विवाह कहने का अर्थ है कि विधवा विवाह पर रोक लगा था कि विधवा अगर स्त्री की कोई अगर लड़की है कि साल में शादी हो जा रहा है, उसका पति उसी साल अगर मर जा रहा है तो पूरा उसका जीवन बचा हुआ है ना, तो उसका फिर दोबारा विवाह नहीं हो सकता है, तो उसको संपूर्ण जीवन जीना पड़ेगा। सही है। इसलिए समाज उस समय ये सब हमारे नकारात्मक पक्ष है समाज के ना, इतिहास से नकारात्मक पक्ष है कि दूसरा विवाह नहीं कर सकती है। ये सब आगे बताता है कि सती प्रथा जो सती प्रथा थी, कौन थी प्रथा, सती प्रथा जी थी। सती प्रथा में कहा जाता है सती प्रथा में बात आती है कि सती प्रथा है क्या। पहला बात, सती प्रथा एक प्रथा थी ना, जिसमें अगर पति मर जाता था तो पत्नी को उसके साथ जिंदा जला दी, उसी चिता पर जिंदा जला दिया जाता था। अगर मान चले कि पत्नी भागने का प्रयास भी करते, जो आसपास के लोग थे भाला तलवार लेके खड़े हो जाते थे शायद, तो उसको भागने नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती जलाया जाता। ये तक नकारात्मक पक्ष ना है कि किसी स्त्री को उसके पति मर जाएगा तो पत्नी को जलना पड़ेगा, और पति मरेगा तो पत्नी को नहीं, पति मरेगा तो पत्नी को जलना पड़ेगा, और पत्नी मरेगी तो पति को नहीं जलना पड़ेगा। ये तो नकारात्मक पक्ष ना है। फिर कहता है अंधविश्वास पर ज्यादा विश्वास, अंधविश्वास होना, अंधविश्वास ये सब नकारात्मक पक्ष है कि भारतीय के पास अंधविश्वास भी था ना, अनेक प्रकार की कुरीतियां भी थी। इस हमारे अंधकारमय पक्ष है, डार्क एस्पेक्ट है ना। अगर मान के चलता है कि इतिहासकार कहता है कथी, मान किसी उज्जवल भविष्य पर हमें गर्व करना चाहिए। इतिहासकारों का कहना है कि जहाँ हम मतलब कि चाहे हम भी कह सकते हैं कि अगर हमको करना होगा तो ये दो बात है, दो एस्पेक्ट्स है ना, दो आयाम है। तो सबसे पहला आयाम क्या था, सकारात्मक। तो कहीं जो सकारात्मक जो गौरवान्वित पक्ष है उस पर हमको गर्व करना चाहिए, लेकिन परंतु वहीं पर हमें जितनी भी नकारात्मक अंधकार में जो पक्ष था उस समय सीख लेनी चाहिए। क्या लेनी चाहिए, सीख लेनी चाहिए ना। यहीं पर यह जो टॉपिक होता है समाप्त होता है। अब यहाँ से शुरू करेंगे, इतिहास में एंटर करेंगे। इतिहास का इंट्रोडक्शन था, अब इतिहास में हम एंटर करेंगे। चलिए तो मिलते हैं।